हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आइज फाउंडेशन। एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे 28 मई 2024 का करंट अफेयर्स। दिस इज आवर फैकल्टी मेंबर्स। एंड आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, तीन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो आपके GS 3, GS पेपर 5, APSC स्पेसिफिक प्रीलिम्स और GS 2 के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। So we are going to start with the first topic, and the first topic today is railway electrification may spell disaster for arboreal primates. Arboreal का मतलब जो पेड़ पे रहने वाले प्रजाति हैं उनके बारे में बात हो रहा है। पेड़ पे रहने वाले प्रजाति कौन है? मंकीज को जनरली आपने देखा होगा कि वो पेड़ पे रहते हैं। ये न्यूज़ हमने उठाया है आसाम ट्रिब्यून से। और ये किस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाला है? यहाँ पे हम जो टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उसको हम लोग बोल सकते हैं हैबिटाट लॉस। हैबिटाट मतलब कि जहाँ पे नेचुरली एनिमल्स रहते हैं, जो उनका रीजन होता है रहने का, अगर वो लॉस होगा तो एनिमल्स जो हैं वो भी इंस्टिंक्ट होते जाएंगे, उनका पॉपुलेशन क्या करने लगेगा, डिक्लाइन करने लगेगा। यूपीएससी ने बहुत बार प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं और मेंस के लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं रेलवे से, रेलवे के रिलेटेड। जब हम लोग बात कर रहे हैं जोरहाट डिस्ट्रिक्ट में मरियानी में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसको बोलते हैं हुलोंगपार गिबॉन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वहां से होके जो रेलवे ट्रैक गुजरता है, तो रेलवे ट्रैक खुद में ही एक ऐसा चीज बन जाता है जहां से ट्रेन्स गुजरती हैं, और ट्रेन्स गुजरेंगी तो वहां पे एनिमल्स के मरने का रिस्क काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अब उस रेलवे ट्रैक के ऊपर इलेक्ट्रिफिकेशन भी इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो इलेक्ट्रिफिकेशन की वजह से क्या होगा? अगर रेलवे में ट्रेन नहीं भी जा रही है, वहां से करंट पास हो रही है, और अगर बंदर वंदर मंकीज एप्स अगर वहां से ऊपर से छलांग मारते हुए जा रहे हैं, वो इलेक्ट्रिक्यूट हो सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा उनके लिए खतरा बनते जाएगा। हुलॉक गिबन की बात कर लेते हैं, जिसके ऊपर बेस्ड है ये पूरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम। हुलॉक गिबन क्या है? स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट ऑफ ऑल एप्स। जितने भी एप्स हैं उसमें स्मॉलेस्ट है और क्या है, फास्टेस्ट है। एप्स किसको बोलते हैं? मंकीज ही होते हैं एप्स। मंकीज जैसा ही प्रजाति है, बहुत छोटी टेल होती है इनकी, या टेल नहीं भी होती है कई बार। और ये जो हुलॉक गिबन है वो कहाँ पाए जाते हैं? सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इन साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाएंगे। इंडिया में सिर्फ और सिर्फ ध्यान देने वाली बात है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, मतलब आसाम अरुणाचल इन एरियाज में पाए जाएंगे। बाकी इंडिया में कहीं नहीं मिलेंगे आपको हुलॉक गिबन। बांग्लादेश में मिलेंगे, म्यांमार, सदर्न चाइना में मिलते हैं। इंडिया में दो तरह के हुलॉक गिबन में भी दो तरह के हुलॉक गिबन है जो इंडिया में मिलेंगे। एक है ईस्टर्न हुलॉक गिबन और एक है वेस्टर्न हुलॉक गिबन। वेस्टर्न हुलॉक गिवन से कंफ्यूज नहीं होना, ये भी कहाँ मिलते हैं? नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया में ही मिलते हैं। इनका कंजर्वेशन स्टेटस हम लोग जान देते हैं। आईयूसीएन की जो रेड लिस्ट होती है, आईयूसीएन में वेस्टर्न हुलॉक गिवन इंडेंजर्ड आता है और ईस्टर्न हुलॉक गिवन वल्नरेबल आता है। जो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें वो किस शेड्यूल में आता है? शेड्यूल 12 में प्रोटेक्टेड है। तो अब हम बात कर लेते हैं हुलोंगोपार गिबॉन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। इसका नाम 2004 में फॉर्मली पड़ा था, और ये एक आइसोलेटेड प्रोटेक्टेड एरिया है जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है। एवरग्रीन फॉरेस्ट मतलब कभी भी वहां पे ट्रीज जो होती हैं पूरे के पूरे अपने पत्ते जो है, लीव्स जो है, वो शेड नहीं करेंगी, और देखने में ये जो पूरा फॉरेस्ट है आपको हमेशा ग्रीन ही दिखेगा, जो जोरहाट डिस्ट्रिक्ट में है। तो इससे रिलेटेड प्रीलिम्स का क्वेश्चन डायरेक्टली आपके ऊपर बन सकता है, तो यहाँ से प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी बनेगा। अब हम पूरे इशू की बात करेंगे कि इशू क्या है। A railway track cutting through one of the Assam most biologically diverse forest poses a significant hazard to its wildlife. एक सिग्निफिकेंट हजार्ड पोस्ट करता है अपने वाइल्ड लाइफ के लिए, स्पेशली आर्बोरियल स्पीसीज, जो पेड़ पे रहने वाले स्पीसीज जैसे होलॉक गिबन, उनके लिए। रिसेंट इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द रेलवे ट्रैक विदाउट इम्प्लीमेंटिंग मिटिगेशन मेजर। रेलवे ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है लेकिन उसके लिए कोई मिटिगेशन मेजर नहीं लिया गया, जिससे कि डेंजर बढ़ता है। मिटिगेशन मेजर मतलब कि इलेक्ट्रिफिकेशन तो हो रहा है बट उसको बाईपास करने के लिए कुछ ऐसा मेजर हो जिसकी वजह से कुछ शील्ड विल्ड जैसा काम किया जाए कि हुलॉक गिवन या कोई भी आर्बोरियल जो पेड़ पे रहने वाले प्रजाति हैं उनको किसी भी तरह का खतरा नहीं हो, ऐसा कुछ मेजर नहीं लिया गया। अब हम सेंचुरी के बारे में बात करते हैं कि सेंचुरी और यहाँ पे पॉपुलेशन कितना है। सेंचुरी का एरिया ऑलमोस्ट 21 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है और 7 स्पीसीज ऑफ प्राइमेट्स वहां रहते हैं, जिसमें वेस्टर्न हुलॉक गिबन भी रहते हैं।
पॉपुलेशन ऑफ हुलॉक गिवन इन द सेंचुरी इज अराउंड 125 इंडिविजुअल होंगे, जो 26 ग्रुप में यहाँ पे मिलेंगे। अब बात क्या हो रही है, एक्सपर्ट क्या रिकमेंडेशन दे रहा है कि इलेक्ट्रिफिकेशन तो हो चुका है, बट क्या रिकमेंडेशन दिया जा सकता है। तो एक्सपर्ट ये सजेस्ट कर रहे हैं कि टोटल जो ब्रॉड गेज रेलवे लाइन जाती है वो 1.65 किलोमीटर का जाती है, जो फ्रेगमेंट कर देती है सेंचुरी को, दो टुकड़ों में बांट देती है, डिसप्रोपोर्शनेट पार्ट में बांट देती है ना, which has fragmented the sanctuary into two disproportionate part as the best option for wildlife to thrive। तो इसको रीरूट करने की बात की जा रही है कि ये जो ब्रॉड गेज रेलवे लाइन है इसको रीरूट कर दिया जाए, अदरवाइज जो पूरा का पूरा सेंचुरी है वो दो हिस्सों में बट रहा है। प्राइमेट स्पेशलिस्ट डॉक्टर दिलीप छेत्री ने ये बोला है कि क्या करना चाहिए, री रूटिंग द ट्रैक आउटसाइड द सेंचुरी, सेंचुरी से आउटसाइड में रीरूट करो, है ना, सेंचुरी के बीच से रीरूट करने की जरूरत नहीं है। ही emphasized that it is a short distance and can be easily rerouted in the greater interest of wildlife। शॉर्ट डिस्टेंस है 1.65 किलोमीटर, छोटा एरिया है, तो अगर वाइल्ड लाइफ से ऐसा कुछ होके जा रहा है तो हम लोग वाइल्ड लाइफ से यूं करके ट्रेन का रास्ता निकाल सकते हैं, तो इससे क्या होगा, वाइल्ड लाइफ के इंटरेस्ट में ये ज्यादा हितकर होगा, फायदेमंद होगा। और भी क्या सजेशन दिए गए हैं, सजेशंस एक आ रहा है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से। उसने ये रिकमेंडेशन दिया है कि हम लोग आर्टिफिशियल कैनोपी ब्रिज बना सकते हैं। ब्रिज मतलब ये हो गया रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक के ऊपर हो गया इलेक्ट्रिफिकेशन, और इसके ऊपर से हो गया आर्टिफिशियल कैनोपी। कैनोपी मतलब पेड़, पेड़ से रिलेटेड ब्रिज को हम लोग क्या बोलते हैं, कैनोपी ब्रिज बनाया जा सकता है, जिससे कि जो हमारे हुलॉक गिबन है वो ऊपर से कैनोपी ब्रिज के हेल्प लेके निकल जाएंगे। बट यहाँ पहले भी ऐसे अटेम्प्ट हुए हैं ब्रिज बनाने के, और ज्यादातर अटेम्प्ट क्या हुए हैं, फेल हुए। फेल होने का रीजन क्या है, रीजन होता है डिजाइन का डेफिशिएंसी। एक होता है नेचुरल पेड़, नेचुरल पेड़ में बहुत सारे ऐसे शाखाएं निकली होती हैं, ब्रांचेज, उनको पकड़ के ये हुलॉक गिबन झूलते रहते हैं और इधर से उधर शिफ्ट कर जाते हैं। बट अब यहाँ बात ये आ रही है कि अगर हम लोग आर्टिफिशियल ऐसा कैनोपी ब्रिज बना रहे हैं तो फिर हुलॉक गिबन के लिए वो स्पेशलाइज नहीं हो पा रहा है, ब्राचिएशन नहीं हो पा रहा है। ब्राचिएशन का मतलब स्विंगिंग बाई आर्म्स फोर लिम्स, वो इतना अच्छे से स्विंग नहीं कर पाएंगे जितना वो एक्चुअल जो रियल ट्रीज होता है वहां पे वो कर पाते हैं। तो मे बी आर्टिफिशियल कैनोपी ब्रिज बना के बहुत ज्यादा फायदा नहीं। सेंचुरीज का फ्रेगमेंटेशन, सेंचुरी टुकड़ों में बढ़ जाने की वजह से क्या हो रहा है, जो छोटा वाला पार्ट बन रहा है वो फॉरेस्ट आइलैंड की जगह हो जा रहा है, वो नो कनेक्टिविटी टू सराउंडिंग फॉरेस्ट पैचेज, उसका बाकी फॉरेस्ट पैच से कोई खास कनेक्टिविटी नहीं हो रहा है, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे भी हो जा रहा है। आर्बोरियल एनिमल्स लाइक गिबॉन्स which inhabit the forest upper canopy, जो फॉरेस्ट के अपर पार्ट पे रहते हैं, have been the worst hit as they are particularly sensitive टू कैनोपी गैप्स। तो कैनोपी गैप्स के लिए वो बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे वो क्या मारते हैं, छलांग लगाते हैं, जंप लगाते हैं, है ना। बीच में रेलवे ट्रैक आ गया और रेलवे ट्रैक के ऊपर से भी इलेक्ट्रिफिकेशन, तो उनके लिए ये काफी बड़ा लॉस हो जाता है, आइसोलेशन हो जाएगा, उनकी जेनेटिक वेरिएबिलिटी पे काफी इफेक्ट आने लगेगा, उनकी सर्वाइवेबिलिटी पे काफी इफेक्ट आने लगेगा। तो जैसे ही हम मैन एनिमल कंफ्लिक्ट की भी जब बात हम लोग करते हैं मेंस में, वहां पे ही ऐसे एग्जांपल्स का हम लोग यूज कर सकते हैं, इन सारे आर्गुमेंट्स का यूज हम लोग कर सकते हैं। ग्राउंड वल्नरेबिलिटी, arboreal animals rarely come down to the grounds to avoid open spaces, when they do they become particularly vulnerable to threat such as predation and collision with vehicle। तो ये जमीन पे जनरली कम आने वाले प्राणी होते हैं। Gibbon families on either side of the railway line, especially the 4-5 families in the much smaller compartment, remain effectively isolated from each other। तो रेलवे लाइन के दूसरे साइड में 4-5 फैमिली है जो बाकी से आइसोलेटेड है, उसी के बारे में ये बात कही जा रही है। अब वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का रिपोर्ट क्या कहता है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया क्या है, ये एक ऑटोनोमस नेचुरल रिसोर्स सर्विस इंस्टीट्यूशन है जो 1982 में स्टैब्लिश हुआ। और ये कहाँ स्टैब्लिश हुआ है, MOEFCC में, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट है। 1982 में प्रीलिम्स में ऐसे भी इंफॉर्मेशन काफी पूछी जाती है। इसी ने बोला है कि 7 आर्टिफिशियल कैनोपी ब्रिज बना देते हैं, है ना, बट वार्न दैट एनी डबलिंग ऑफ रेलवे लाइन कुड कंप्लीटली निगेट द प्रोस्पेक्ट ऑफ दीज इंस्टॉलेशन। बट अगर रेलवे लाइन को डबल किया जाएगा तो कैनोपी ब्रिज से कोई फायदा नहीं होगा, है ना, एरिया छोटा पड़ जाएगा। The WII reported emphasized that the present unelectrified single track railway line has caused distress
and posed significant conservation issue to arboreal animal। तो ये WII की रिपोर्ट भी ये बता रही है कि कैनोपी गैप होने की वजह से या रेलवे लाइन अगर डबल करेंगे तो और ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। तो परमानेंट सॉल्यूशन जो दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उससे साइड से होके अगर हम लोग रेलवे लाइन को, ट्रैक को थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा के निकालते हैं तो वो ज्यादा लॉन्ग टर्म में फायदेमंद होगा। सेंचुरी की डिटेल्स हमने ऑलरेडी समझ ली है। आगे हम लोग बात करते हैं सेकंड टॉपिक की। हम लोग बात करते हैं सेकंड टॉपिक आज हम लोग जो लेने वाले हैं वो है गर्ल्स इन डिस्ट्रेस। ये टॉपिक बात करेगा आपको मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए। गर्ल्स टॉपिक हमेशा इंपॉर्टेंट होता है वुमेन से रिलेटेड, या गर्ल्स से रिलेटेड टॉपिक जो है वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। खासकर अगर आपकी ऐसे की बात करें वहां पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, जीएस पेपर 1 में इंपॉर्टेंट हो जाता है, और जीएस पेपर 2 में वल्नरेबल सेक्शंस की साइड में इंपॉर्टेंट हो जाता है। जीएस पेपर 5 में आसाम से रिलेटेड चीजें भी यहाँ पे पूछी जा सकती हैं। The news highlights the persistent challenge related to menstruation and menstruation hygiene management in India। पूरे इंडिया के बारे में बात करता है ये टॉपिक, है ना। menstruation and menstrual hygiene management focusing on the socio cultural taboos, lack of awareness, inadequate infrastructure that significantly impact the lives of girls and women। खासकर कहाँ पे इम्पैक्ट करता है? रूरल एरियाज में। मेंस्ट्रुएशन वैसे तो एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बट बहुत ज्यादा यहाँ पे साइलेंस है, बहुत ज्यादा स्टिग्मा है। आपने देखा होगा या आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आपके अराउंड बहुत सारे जो कल्चर्स हैं वहाँ पे मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे गर्ल्स को किचन में नहीं जाने दिया जाता है या खाना नहीं बनाने दिया जाता है। तो काफी सारा यहाँ पे टैबूज वगैरह या फिर थोड़ा सा सेपरेशन जो है वो इंक्लूडेड है, जिससे कि ओपन डिस्कशन और एजुकेशन में प्रॉब्लम आता है। तो हम लोग बात करते हैं कि क्या है ये कल्चरल टैबूज एंड रिस्ट्रिक्शन, क्या है वाइड स्प्रेड हेजिटेशन मेंस्ट्रुएशन को लेके। भले ही ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, रिमेन श्राउडेड इन टैबूज एंड सोशियो कल्चरल रिस्ट्रिक्शन, reluctance to discuss। Many people, especially in India village and a large portion of urban society, hesitate to discuss menstruation openly। menstruation को openly discuss करने से hesitate करते हैं। awareness इसको लेके काफी कम है ना। और हाइजीन मैनेज किया कैसे किया जाए उसको लेके भी काफी कम है। अब हम बात करेंगे यूजेज ऑफ हाइजेनिक मेथड। हाइजेनिक मेथड को कैसे यूज किया जाएगा? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो पूरे इंडिया के हेल्थ का सर्वे करता है 2019 से 21 तक के लिए, सर्वे 5 ने इसने ये बोला है कि जो 77.3% ऑफ इंडियन गर्ल्स हैं जिनका एज 15 से 24 है वो हाइजेनिक मेथड यूज करती हैं। मतलब बाकी की गर्ल हाइजेनिक मेथड यूज नहीं करती हैं जब बात आती है मेंस्ट्रुएशन की। अर्बन एरियाज में ये परसेंटेज ठीक ठाक है, 89% के आसपास है, बट रूरल एरियाज में ओनली कितना है? 72.3%। अगर आसाम में स्पेसिफिक बात करें, यहाँ ये जीएस पेपर 5 के लिए आप ज्यादा यूज कर सकते हो मेंस में। ओवरऑल सिर्फ 66.3% जो गर्ल्स हैं वो हाइजेनिक मेथड यूज कर पा रही हैं, जिसमें से 83% अर्बन एरियाज में और 63.8% जो यूज करती हैं वो रूरल एरियाज में। अब बात ये हो रहा है कि क्या क्या मटेरियल यूज होता है। मेनी वुमेन यूज अनसैनिटरी मटेरियल सच एज ओल्ड क्लॉथ पीसेस, पेपर, ड्राइड लीव्स एंड ग्रासेस। तो ये काफी रिस्की मेथड है, हजार्डस मेथड है, जिससे कि काफी हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस देखने के लिए मिलता है, इंक्लूडिंग फंगल इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इनफर्टिलिटी और इवन डेथ। तो इन सब के बारे में बातचीत करना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। प्रॉब्लम्स क्या है? अवेयरनेस एंड एजुकेशन, लैक ऑफ डिस्कशन, काफी रेयरली डिस्कस्ड है। Ignorance about material, most girls are unaware of what material to use to absorb period flow। ये काफी इंपॉर्टेंट है, एजुकेशनल इंपॉर्टेंस काफी इंपॉर्टेंट होना चाहिए। menstrual hygiene इज एसेंशियल फॉर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। और हर एडोलोसेंट गर्ल, एडोलोसेंट मतलब टीनेज गर्ल को ये नॉलेज होना चाहिए मेंस्ट्रुएशन के बारे में और मेंस्ट्रुएशन हाइजीन प्रैक्टिस के बारे में। यहाँ रोल ऑफ मदर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो सैनिटरी नैपकिन का इंपॉर्टेंस समझाएं, टेकिंग बाथ ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन के समय बाथ लेना है, और अदर हाइजीन प्रैक्टिसेस के बारे में फोकस करवाएं। अब हम बात करेंगे मेंस्ट्रुएशन चैलेंजेस इन इंडिया। क्या क्या स्ट्रगल फेस करना पड़ता है एक स्कूल गर्ल को? मंथली स्ट्रगल क्या है? अबाउट 255 मिलियन गर्ल्स इन इंडिया स्ट्रगल टू अटेंड स्कूल ड्यूरिंग दिस देयर पीरियड। पीरियड के टाइम पे वो स्कूल अटेंड करने में स्ट्रगल करती हैं। अब ये सारी चीजें आप ऐसे में GS1 में, GS2 में, GS5 में
आप एज अ डेटा यूज कर सकते हो। कॉस्ट ऑफ सैनिटरी नैपकिन जो है वो काफी हाई है, खासकर रूरल एरियाज की जो फीमेल स्टूडेंट है वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाती। ओनली 20% ऑफ रूरल फीमेल स्टूडेंट कैन अफोर्ड कॉस्टली disposable sanitary napkin. The remaining 80% cannot afford proper sanitary protection. Lack of toilets. Over 40 million schoolgirls lack access to toilet as 40% of government school do not have toilet for girls. 40% गर्ल्स स्कूल में टॉयलेट ही नहीं है, तो उस टाइम वो स्कूल ही नहीं जा रही है या फिर धीरे धीरे उनका ड्रॉप आउट होना शुरू हो जाता है। स्कूल्स में इनएडिक्वेट फैसिलिटीज हैं, कहाँ पे वो सैनिटरी नैपकिन चेंज करेंगी, क्या सोप उनको मिल रहा है, वाटर एडुकेट अवेलेबल है कि नहीं है, और जो भी यूज्ड सैनिटरी नैपकिन है उसका सेफ डिस्पोजल कैसे होगा, ये सारा इनएडिक्वेट फैसिलिटीज वो लैक करते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे प्राइवेट स्कूल भी। इसकी वजह से एब्सेंटिज्म स्कूल में काफी ज्यादा बढ़ जाता है और ड्रॉप आउट रेट काफी बढ़ने लगता है। स्कूल का ड्रॉप आउट रेट, लिमिटेड एक्सेस टू सेफ sanitary product and facilities forces girl to miss 5 days of school each month, है ना, equating to about 20% of the school year. Regular absenteeism leads to school dropout with 1 in 5 girl in India dropping out of school due to menstruation. तो जितनी menstruation है उतने 1 of 5 गर्ल menstruation की वजह से स्कूल छोड़ रही है। तो मेंस्ट्रुअल हाइजीनिक मैनेजमेंट कैसे किया जाए? मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट करने के लिए अवेयरनेस, एजुकेशन, सपोर्ट सिस्टम, एनजीओज का यहाँ काफी बड़ा रोल हो सकता है। एनजीओज का, फीमेल टीचर्स का रोल होगा, हेल्थ वर्कर्स का रोल होगा। एनजीओज का रोल हम पढ़ते हैं जनरली जीएस2 में, है ना। इंप्रूविंग स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, सैनिटेशन फैसिलिटीज, स्कूल शुड हैव सेपरेट टॉयलेट्स एंड सैनिटेशन ब्लॉक्स लोकेटेड इन सेफ प्लेसेस पे सेपरेट टॉयलेट हो गर्ल्स के लिए, और उनका रेशियो मेंटेन हो प्रॉपर। एवरी 40 गर्ल्स, है ना, के पास 1 टॉयलेट अवेलेबल हो रेशियो वाइज, और 1 यूरिनल अवेलेबल हो एवरी 20 गर्ल्स के लिए। एडिशनल फैसिलिटीज क्या होना चाहिए? सैनिटेशन ब्लॉक्स शुड इंक्लूड वेल पोजिशनड मिरर, वहां मिरर्स होने चाहिए। प्राइवेट बेदिंग और चेंजिंग यूनिट्स होना चाहिए, शेल्फ्स होने चाहिए, हुक्स होना चाहिए, है ना। सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन भी होना चाहिए, एंड इंसिनरेटर्स और डस्टबिन फॉर डिस्पोजल ऑफ सॉइल्ड नैपकिन। तो ये सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर में, सो दैट कि वहां पे जो गर्ल्स स्टूडेंट है उनको हेल्प हो पाए। कंपल्सरी एमएचएम, मेंस्ट्रुअल हेल्थ मैनेजमेंट के लिए कंपल्सरी ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरत है। पीयर सपोर्ट, सेम एज की गर्ल्स का या सीनियर गर्ल्स का सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। गर्ल्स हाइजीन क्लब वो लोग बना ले, एक दूसरे से पीयर इंफॉर्मेशन को वो लोग एक्सचेंज करें और एक दूसरे को सपोर्ट करें। इंगेजिंग बॉयज एंड पेरेंट्स, बॉयज और उनके पेरेंट्स जो हैं वो भी एक अवेयरनेस बना के रखें, बॉयज में भी, है ना। बॉयज को भी एजुकेट करना जरूरी है, मेल टीचर्स को भी एजुकेट करना जरूरी है अबाउट द एमएचएम। दिस विल बूस्ट गर्ल्स कॉन्फिडेंस एंड इम्प्रूव देयर स्कूल अटेंडेंस, तो इससे गर्ल्स को कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और उनका स्कूल अटेंडेंस इंप्रूव होगा। प्रोवाइडिंग सैनिटरी नैपकिन, पब्लिसिटी कैंपेन होना चाहिए। सैनिटरी नैपकिन अफोर्डेबल हो, गवर्नमेंट स्कीम्स हो, एग्जिस्टिंग स्कीम फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग सैनिटरी नैपकिन शुड बी अपग्रेडेड, है ना, और न्यू वंस इंट्रोड्यूस टू रीच ऑल गर्ल्स स्टूडेंट, दिस विल रिड्यूस एब्सेंटिज्म। तो ये सारी चीजें पब्लिसिटी कैंपेन, आपने देखा होगा पैड मैन करके मिस्टर अक्षय कुमार ने मूवी भी निकाली थी जिसमें पैड से रिलेटेड चीजों को थोड़ा सा उन्होंने और प्रमोट किया था कि इसको खरीदने में कोई खास बुराई नहीं है और खरीदना ही चाहिए, लोगों को पब्लिक में खरीदना चाहिए। अब हम थर्ड टॉपिक ऑफ द डे की बात करते हैं। थर्ड टॉपिक इसकी बात करता है, इंडिया रिलाइज ऑन चाइना फॉर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स। तो ये ट्रेड रिलेटेड टॉपिक है। ट्रेड, यहाँ पे हम ट्रेड की बात करने वाले हैं, है ना। ज्यादातर ये टॉपिक यूज होने वाला है जीएस पेपर 2 में, आईआर में ये टॉपिक यूज होने वाला है, और थोड़ा बहुत जीएस पेपर 3 के लिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हम लोग बात किसके करेंगे? इकोनॉमिक्स के करेंगे। चाइना आ गया तो आईआर, और ट्रेड आ गया तो इकोनॉमिक्स। जीएस पेपर 5 के लिए इतना ज्यादा यूजफुल मे बी डायरेक्टली नहीं होगा, इनडायरेक्टली तो यूजफुल होगा। कंटेक्स्ट क्या है? इंडिया सोर्सेज ओवर 50% ऑफ इट्स मोबाइल्स, ऑटोमेटिक डेटा प्रोसेसिंग यूनिट एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस फ्रॉम चाइना। ये सब चीजें इंडिया कहाँ से मंगाता है? चाइना से मंगाता है। 50% से ज्यादा चीजें चाइना से आ रही होती हैं। चाइनाज रीन्स एज इंडियाज टॉप ट्रेडिंग पार्टनर इन फाइनेंशियल ईयर 24। ट्रेंड एनालिसिस क्या कहता है? कि चाइना जो है इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है। टॉप ट्रेडिंग पार्टनर कभी इंडिया का चाइना होता है और कभी इंडिया का यूएस होता है। इस बार चाइना सरपास कर गया यूएस को। टॉप ट्रेडिंग पार्टनर कैसे बनते हैं?
कि इंडिया ने किसी कंट्री के साथ कितना ज्यादा इंपोर्ट किया और कितना ज्यादा इंपोर्ट किया या कितना ज्यादा एक्सपोर्ट किया, उससे चीजें डिसाइड होती हैं कि कौन सा कंट्री हाईएस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है या टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है। तो फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए वो कौन सा है? चाइना है। इसके पहले क्या है? यूएस है। तो चाइना यूएस ही इंडिया के टॉप ट्रेडिंग पार्टनर बन रहे हैं। और लास्ट अगर हम बात करें 10 साल की, तो उसमें 6 टाइम ऐसा है जिसमें चाइना उभर के आया है। ठीक है, तो ये आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब चाइना का डोमिनेंस क्यों है, चाइना के साथ हम ज्यादा ट्रेड क्यों कर रहे हैं? China's position as India's top trading partner is primarily attributed to significantly high volume of import। बहुत ज्यादा हम इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से, which overshadows India's relatively low volume of export। तो हम इंपोर्ट बहुत ज्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं चाइना को, तो इससे वजह से चाइना के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है। जब हम इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ेंगे और इंटरनेशनल रिलेशन में जब हम इंडिया वर्सेस चाइना रिलेशन पढ़ते हैं, तो इंडिया वर्सेस चाइना रिलेशन में इंडिया का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है या वो ये है कि हम लोग चाइना के साथ हमेशा से ही काफी दिनों से, काफी सालों से ट्रेड डेफिसिट में चल रहे हैं और काफी हैवी ट्रेड डेफिसिट में चल रहे हैं। ट्रेड डेफिसिट किसको बोलते हैं? कि हमने बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर लिया, तो इंपोर्ट करेंगे तो हमें पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे चाइना को, और एक्सपोर्ट हम बहुत कम कर पा रहे हैं, तो इससे जो डेफिसिट क्रिएट होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं। कॉन्ट्रास्ट विथ यूएस, यूएस के साथ और चाइना के साथ जो ट्रेड रिलेशन, उसमें क्या कॉन्ट्रास्ट है? यूएस के साथ हम ट्रेड सरप्लस में है, चाइना के साथ हम ट्रेड डेफिसिट में है, यूएस के साथ सरप्लस। सरप्लस का मतलब इंडिया बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, किसको? यूएस को, और वहां से इंपोर्ट भी करता है, बट इंपोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट के कंपैरिजन में कम होता है। अब हम बात करते हैं ट्रेड वैल्यूज विथ यूएस एंड चाइना, इसको हम एनालाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ चार्ट 1। अब ये आप चार्ट 1 देखोगे, यहाँ पे इंपोर्ट दिखाया गया है यूएस से, तो ये इंपोर्ट है यूएस से, जो कि ऑब्वियसली कम है, और यूएस को जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो ज्यादा है, और एक्सपोर्ट करने वाली जो वैल्यू है यूएस से काफी ज्यादा बड़ी है। इंपोर्ट भी बड़ा है बट हम एक्सपोर्ट ज्यादा है, तो यहाँ पे नेट हम लोग यूएस के साथ सरप्लस लेके बैठे हैं। बट चाइना को देखो, चाइना से ये रेड वाली जो लाइन दिख रही है, चाइना से हमारा इंपोर्ट है, और ये रेड वाली लाइन हमारा क्या है? एक्सपोर्ट है। जहां पे एक्सपोर्ट डिक्लाइन कर रहा है या ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, हमारा इंपोर्ट चाइना से बढ़ते ही जा रहा है, जिसकी वजह से जो ट्रेड डेफिसिट है चाइना से वो काफी ज्यादा बढ़ते जा रही है। तो आई होप आपको ये चार्ट समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे ट्रेड डेफिसिट एंड सरप्लस ट्रेंड, बहुत सारे कंपनीज के साथ, कंट्रीज के साथ ये कंपैरिजन। तो क्या ये हर कंट्रीज के साथ कंपैरिजन हमें याद रखने की जरूरत है? ऐसा नहीं। आपको एक दो दो तीन कंट्रीज के साथ कंपैरिजन आपको याद रखने की जरूरत पड़ सकता है, क्योंकि प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन आता है कि किस कंट्री के साथ अपना ट्रेड सरप्लस है और किस कंट्री के साथ अपना ट्रेड डेफिसिट में चल रहा है। तो यूएस की बात करें, यूएस में देखोगे तो ब्लू ब्लू दिखेगा, तो यूएस के साथ में हमारा ट्रेड सरप्लस फाइनेंशियल ईयर 15 से भी चल रहा है, और 25 में ट्रेड सरप्लस 36.7 बिलियन डॉलर के साथ ट्रेड सरप्लस है। नेदरलैंड के साथ भी हमारा इस साल ट्रेड सरप्लस में आया है, बांग्लादेश के साथ भी हमारा इस साल ट्रेड सरप्लस में आया है। तो यूएस, नेदरलैंड, बांग्लादेश, यूके, इन कंट्रीज के साथ हमारा ट्रेड क्या है? एक तरह से सरप्लस में देखने को मिला है फाइनेंशियल ईयर 24 में। नेगेटिव में किससे देखने को मिला है, मतलब डेफिसिट में किससे देखने को मिला है? चाइना से, ऑब्वियसली चाइना फर्स्ट पे, रशिया से, इराक से, सऊदी अरेबिया से। तो आप जैसे ही देखोगे इराक, सऊदी अरेबिया, आप समझ जाओगे कि यहाँ से हम बहुत ज्यादा क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट हो ही जाएगा। और जब से रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ है, हमारा रशिया के साथ ट्रेड जो होता था वो 10 बिलियन डॉलर के आसपास होता था, वो बढ़ के 46 हुआ लास्ट ईयर, और भी 50 को भी क्रॉस कर चुका है। तो रशिया के साथ भी हम बहुत ज्यादा क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करने लगे हैं पिछले 2 सालों के अंदर, तो इसकी वजह से रशिया से भी ट्रेड डेफिसिट हमारा काफी ज्यादा बढ़ा है। ठीक है। चाइना एंड द यूएस ऑक्युपाई द एक्सट्रीम, विथ इंडिया मेंटेनिंग ट्रेड सरप्लस यूएस के साथ और ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ। ये दोनों डेटा आपको याद रखने हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के साथ, जब यूएस की बात करेंगे और चाइना की बात करेंगे, तो ये डेटा हमारा यूज यहाँ पे हो जाएगा। इम्पैक्ट ऑफ सैंक्शन ऑन ट्रेड डायनामिक्स, राइजिंग ट्रेड डेफिसिट विथ रशिया, रशिया के साथ भी ट्रेड डेफिसिट बढ़ा है। पहले कितना था? 6.6, क्योंकि हम ट्रेड ही नहीं कर रहे थे, तो कहाँ से डेफिसिट आएगा? अब ट्रेड ज्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, तो रशिया से डेफिसिट बढ़ा है। किस वजह से? कि हम लोग ऑयल को, क्रूड ऑयल को बहुत ज्यादा रशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि रशिया पे वेस्ट ने क्या लगाया है? सैंक्शन लगाया है रशिया यूक्रेन
वॉर की वजह से। रसिया सर्व एज इंडिया चीफ ऑयल सोर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द सिग्निफिकेंट ट्रेड डेफिसिट। नेदरलैंड से हमारा ट्रेड सरप्लस है, ये काफी सरप्राइजिंग और काफी इंक्रीज हुआ हाल फिलहाल। ऐसा इसलिए कि हम रशिया से क्रूड ऑयल खरीदते हैं, उसको क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं, रिफाइन करके किसको बेच रहे हैं, प्रोसेस करके नेदरलैंड को बेच रहे हैं। तो हम बेच रहे हैं नेदरलैंड को, तो नेदरलैंड को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसी वजह से नेदरलैंड से हम सरप्लस में चल रहे हैं। Approximately 40-45% of crude oil sourced from Russia is processed by Indian refineries and sold to Netherlands. इसके वजह से हम नेदरलैंड के साथ ट्रेड पॉजिटिव में चल रहा है। ट्रेड ड्यू टू सैंक्शंस, द नेदरलैंड procures petroleum product from India, redistributing them among neighboring nations। तो ये सारा जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है, इसको मेंस में आंसर राइटिंग में आईआर में हम यूज कर सकते हैं। अब बात आ रही वापस चाइना की। चाइना पे हमारा डिपेंडेंसी क्यों है, कहाँ है? तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर और इलेक्ट्रिकल आइटम्स पे ही हमारा डिपेंडेंसी है। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 15 से 24 की बात करें, तो हमने मोबाइल और टेलीफोन्स $75 बिलियन के चाइना से खरीद के मंगाया है। वन प्लस वगैरह जो भी हम लोग खरीद रहे हैं, ओप्पो वीवो, वो कहाँ से आ रहा है, चाइना से ही आ रहा होता था। अदर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट इंक्लूड इंपोर्ट्स इंक्लूड ऑटोमेटिक डेटा प्रोसेसिंग वहां से चाइना के साथ हमारा $37 बिलियन, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एंड डायोड $28 बिलियन, इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी जिसको हम बोलते हैं आईसी, आईसी कितना, $27 बिलियन। तो ये आईसी जो है, डायोड जो है, ये हमारे यहाँ इंडिया में आके बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में आके चिप्स में इंटीग्रेट हो जाता है, और यहाँ से हम लोग नया डिवाइस को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या तो असेंबल कर रहे हैं। बट वो की कंपोनेंट जो है, वो की कंपोनेंट कहाँ से आ रहा है, चाइना से ही आ रहा है। अब ये एनालिसिस चाइना के साथ एनालिसिस को बताएगा। ये डेटा कोई बहुत ज्यादा हमें याद रखने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चार्ट 3 रिप्रेजेंट्स अ ट्री मैप ऑफ इंडिया टॉप 20 इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना, है ना। 15 से 24 के बीच में मोबाइल है, ऑटोमेटिक डेटा प्रोसेसिंग है, सेमीकंडक्टर है। तो दो तीन चीजें आप याद रख सकते हो, एग्जाम में लिखने के लिए काम आ सकता है। 13 आउट ऑफ दीज 20 आइटम्स वेयर इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल। अब बात करते हैं डिपेंडेंसीज ऑन चाइना फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स। हाई रिलायंस है इंडिया नॉट ओनली बाई इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, है ना, बट और भी बहुत चीजों के लिए वहां पे हम लोग डिपेंड करते हैं। डिपेंडेंसी एनालिसिस हम करें, इंडिया सोर्स 54% ऑफ मोबाइल टेलीफोन्स, क्लोज टू 56% ऑफ ऑटोमेटिक डेटा प्रोसेसिंग यूनिट, 70% ऑफ सेमी कंडक्टर डिवाइसेज एंड डायोड्स, 32% ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आईसीज माइक्रो असेंबलीज फ्रॉम चाइना 15 से 24 तक। और अगर इंपोर्ट्स को हम और ब्रेक डाउन करें, तो ये आईसीज देख सकते हो, ऑटोमेटिक डेटा प्रोसेसिंग यूनिट, है ना। तो ये डायरेक्टली एग्जाम में ऐसा एकदम से लिखने की जरूरत नहीं है। अब वे फॉरवर्ड क्या है, इतना सारा चीज हम चाइना पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है। तो एक तो हम ट्रेड डेफिसिट में है, वो गलत बात है। दूसरा हमारा डिपेंडेंसी है। अगर चाइना से वॉर होता है या कोई स्कफल होता है और चाइना से ये आईसी का आना, डायोड्स का आना, मोबाइल फोन्स का आना, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स का आना, ये बंद हो जाता है या कम हो जाता है, तो सप्लाई चेन की इशू आ जाएगी। इंडिया में जितने भी इससे रिलेटेड सेक्टर्स हैं वो हॉल्ट पे आ जाएंगे, वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट जैसी सिचुएशन हो जाएगी, और बहुत सारे सेक्टर जो हैं हमारे, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, उनमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। तो हमें जो सबसे जरूरी चीज है वो क्या करना है, डाइवर्सिफाई करना है, और ट्रेड पार्टनरशिप, मतलब चाइना के अलावा और भी कंट्रीज हैं जहां से हम लोग ये सारी चीजें इंपोर्ट कर सके, और चाइना पे, सिंगल कंट्री पे जो डिपेंडेंसी है उसको रिड्यूस कर सके। ये पहला है जिसको इमीडिएट बेसिस पे करना चाहिए। ओवर रिलायंस किसी भी एक कंट्री पे अच्छा नहीं होता। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए तो आप डाइवर्सिफाई करिए, लॉन्ग टर्म के लिए हमें मेक इन इंडिया करना चाहिए, आत्मनिर्भर भारत की वो सारी चीजें जो हैं, चाहे डायोड्स की बात करें, चाहे आईसीज की बात करें, चाहे मोबाइल्स की बात करें, हम इंडिया में ही बनाए, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। और इसके लिए हम लोगों ने स्कीम्स भी चलाई हैं, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव को जिसको हम लोग प्यार से क्या बुलाते हैं, प्यार से PLI बुलाते हैं। मतलब अगर ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है सेमीकंडक्टर्स का, तो किसी कंपनी को वो ज्यादा उसको बेनिफिट गवर्नमेंट देगी, टैक्स बेनिफिट के रूप में या अदर बेनिफिट्स के रूप में भी। इंसेंटिवाइजिंग लोकल प्रोडक्शन टू रिड्यूस कंप्लायंस ऑन इंपोर्ट्स एंड फोस्टर सेल्फ सफिशिएंसी इन क्रिटिकल सेक्टर। इंडिया को अपना एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ाना होगा। फोकस ऑन इनहेंसिंग एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस इन सेक्टर्स वेयर इंडिया होल्ड्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इन्वेस्ट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी गुड्स फॉर
ग्लोबल मार्केट, स्ट्रेंथन बायलेटरल ट्रेड को इनहेंस करना होगा इंडिया को, negotiate bilateral trade agreement with key trading partner to facilitate smoother trade relation and address trade imbalances। तो bilateral trade agreement चाइना के अलावा बाकी बहुत सारे कंट्रीज के साथ हमें इस पे काम करना चाहिए। म्यूचुअल बेनिफिशियल पार्टनरशिप को प्रमोट करना चाहिए जिससे कि ट्रेड बैलेंस हो, बहुत ज्यादा हम लोग कहीं से इंपोर्ट नहीं करें, हमारा एक डेफिसिट नहीं बने ट्रेड में। और खुद इंडिया को इनोवेशन में काफी इन्वेस्ट करना चाहिए, टेक्नोलॉजी में काफी इन्वेस्ट करना चाहिए, कटिंग एज प्रोडक्ट और सर्विसेज हमें बनाने चाहिए। इन्वेस्ट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू क्रिएट इनोवेटिव सॉल्यूशन दैट मीट ग्लोबल डिमांड्स एंड रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट्स। आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं एक एमसीक्यू का, जो हम लोग जो भी टॉपिक्स पढ़े उन पे ही बेस्ड है। ये यूपीएससी का प्रीवियस ईयर है जो 2010 में आया था। अब ये क्वेश्चन ये है प्रोटेक्टेड एरियाज, और यहाँ पे जो है आपको एनिमल्स के नाम लिखे हुए हैं। भीतरकनिका उड़ीसा, क्या ये सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए जाना जाता है? डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान, क्या ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए जाना जाता है? और इराविकुलम केरला, क्या ये हुलॉक गिबन के लिए जाना जाता है? तो ये 3 प्रोटेक्टेड एरिया है और 3 यहाँ पे एनिमल्स के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। और आपको क्या ये पेयर्स करेक्टली मैच होते हैं कि नहीं, ये कमेंट में आंसर करके बताना है। आई होप आज का करंट अफेयर्स आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, जय हिंद।